वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्विस टैक्स, लेकिन इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टैक्स क्या होता है ये पता नहीं है। तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाट इज टैक्सेस, टैक्स क्या होता है। गवर्नमेंट को देश की इकोनॉमी चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, और ये बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कहां से आता है? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी अंडरटेकिंग्स भी है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट को लॉस दे रही होती है। गवर्नमेंट के पास एकमात्र जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्स होता है, दैट इज टैक्सेस। गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्सेस कलेक्ट करती है, जिसके जरिए वो देश चलाती है। ये टैक्सेस गवर्नमेंट दो फॉर्म्स में कलेक्ट करती है, वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है पब्लिक से, वो दो फॉर्म्स में कलेक्ट करती है, वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन को टैक्सेस की वजह से दर्द होता है, जिसको कष्ट होता है, वही गवर्नमेंट को भी टैक्सेस पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है जिस पर्सन को दर्द होता है, टैक्सेस की वजह से कष्ट होता है, तकलीफ होती है, वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता, गवर्नमेंट को टैक्सेस कोई और पे करता है। मतलब टैक्सेस का भार कोई और सहता है और गवर्नमेंट को पे कोई और करता है। यहां पे टैक्सेस का भार जो पर्सन सहता है, वही गवर्नमेंट को पे भी करता है। डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन इनकम एंड वेल्थ। ये कलेक्ट किया जाता है इनकम पे, वेल्थ पे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस लेती है इनकम पे, वेल्थ पे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है गुड्स पे एंड सर्विसेज के सेल पे। इनकम और वेल्थ पे टैक्सेस जो लिया जाता है, दैट इज इनकम टैक्स, और वेल्थ पे जो टैक्सेस लिए जाते हैं उसे कहा जाता है वेल्थ टैक्स। जिसकी इनकम होती है उसी को गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना है। यानी अगर हम इनकम कमाते हैं तो इनकम टैक्स का भार किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। और गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देने वाले भी हम ही होते हैं, हम ही गवर्नमेंट तक इनकम टैक्स पहुंचाते हैं। मेरे पास अगर वेल्थ है तो वेल्थ टैक्स का बर्डन भी मेरे ऊपर ही आता है, और गवर्नमेंट को पहुंचाते भी हम ही से हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो लगता है, इसका भार तो अल्टीमेटली किसके ऊपर आता है? जो इन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा होता है। लेकिन गवर्नमेंट को कंज्यूमर अल्टीमेटली टैक्सेस पहुंचाता नहीं है। गुड्स पे जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है वो होती है एक्साइज, कस्टम, जीएसटी, वैट, और सर्विसेज पे जो टैक्सेस हैं दैट इज सर्विस टैक्स। देखिए, अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो तो आप उस पे वैट या सीएसटी पे कर रहे हो। अल्टीमेटली हम कंज्यूमर हैं, हम यहां पे गुड्स कोई परचेज कर रहे हैं तो हम उस पे वैट पे कर रहे हैं। और इस वैट को गवर्नमेंट तक कौन पहुंचा रहा है? जिससे हमने गुड्स परचेज किया हुआ है, हम कंज्यूमर। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दैट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ वैट। वो क्या करता है? हमसे शॉपकीपर वैट भी कलेक्ट कर लेता है, और इस वैट को अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक फिर वो शॉपकीपर पहुंचा देता है। हम अगर एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है? एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद वो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा देता है। एक्साइज ड्यूटी लगा के वो फर्दर अपने होलसेलर को बेचता है। होलसेलर फिर क्या करता है? रिटेलर को बेचता है। रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट होते जाता है। मैन्युफैक्चर ये बर्डन लगा के, टैक्सेस के बर्डन को लगा के होलसेलर पे शिफ्ट करता है, होलसेलर उसे रिटेलर पे शिफ्ट करता है, और रिटेलर अल्टीमेटली कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। बर्डन तो जितने भी टैक्सेस लगते हैं वो अल्टीमेटली किसके ऊपर आ रहे हैं? कंज्यूमर के ऊपर। लेकिन एक्साइज ड्यूटी का जो कंपोनेंट प्रोडक्ट पे होता है, उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम हमारा नहीं होता। गवर्नमेंट तक कौन से पहुंचा रहा है? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर ने जब होलसेलर से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की थी तो गवर्नमेंट को भी मैन्युफैक्चर ने वो एक्साइज ड्यूटी पहुंचा दी थी। लेकिन उसका बर्डन कौन बियर किया? अल्टीमेटली द कंज्यूमर्स। कस्टम क्या होता है? जब गुड्स इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्टर ये टैक्सेस पे करता है, लेकिन इंपोर्टर ये टैक्सेस अल्टीमेटली कलेक्ट किससे कर लेता है? जो यहां पे उस प्रोडक्ट को खरीदता है। कंज्यूमर अल्टीमेटली उस टैक्सेस को पे करता है, लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। वो तो किसको पे कर रहा है? इंपोर्टर को पे कर रहा है। और गवर्नमेंट तक किसने पहुंचाया है? इंपोर्टर ने पहुंचाया है। द सेम वे सीएसटी एंड वैट। सीएसटी क्या चीज होती है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सेल होता है, गुड सेल होता है, तो ऐसे में सीएसटी इंपोज किया जाता है। विद इन स्टेट जो सेल होते हैं उस पर वैट लगता है।
ये दोनों ही टैक्सेस अल्टीमेटली तो कंज्यूमर बियर कर रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं तो सारे टैक्सेस को हम पे कर रहे हैं। लेकिन हम पे किसे कर रहे हैं? जिससे भी हमने ये गुड्स एक्वायर किया है, पे हम उसे करते हैं। गवर्नमेंट तक कौन पहुंचा रहा है? जिसको हमने पेमेंट फॉर प्रोडक्ट किया है उसी को टैक्सेस की भी पेमेंट की है, और वही पर्सन इसे गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स इज टैक्स ऑन सर्विसेज। जिस तरीके से गुड्स बेचा जाता है वैसे ही सर्विसेज बेची जाती है। हम आपको क्या बेचते हैं? गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं। आई सेल सर्विसेज। तो बहुत सारे लोग सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, ये लोग क्या सेल करते हैं? दे सेल सर्विसेज। दे आर नॉट गुड सेलर्स, दे आर सर्विस सेलर्स। सर्विस सेलर्स सर्विसेज के लिए जब चार्ज करते हैं तो उसी चार्ज के साथ साथ एक और चार्ज कलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। और इस सर्विस टैक्स के कंपोनेंट को पे कौन कर रहा है? जो सर्विस लेने वाला होता है, यानी कि सर्विस रेसिपेंट, वो पे कर देता है सर्विस चार्जेस के साथ साथ इस सर्विस टैक्स के कंपोनेंट को सर्विस प्रोवाइडर को। और सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? इसे गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है। मतलब हम सर्विस प्रोवाइडर और आप सर्विस रेसिपेंट। तो हम जब आपको सर्विस के लिए चार्ज करते हैं, यानी एजुकेशन सर्विसेज के लिए जब चार्ज करते हैं, तो अलोंग विद दैट चार्जेस हम आपसे सर्विस टैक्स लेते हैं, और इस सर्विस टैक्स को हम अल्टीमेटली कहां तक पहुंचा देते हैं? गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं। आप बर्डन बियर कर रहे हो, लेकिन आप गवर्नमेंट को ये टैक्सेस पे नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट को टैक्सेस कौन पे कर रहा है? हम पे कर रहे हैं। हम लोग को बात करनी है आज की क्लास में सर्विस टैक्स पे। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं विथ सर्विस टैक्स। व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस टैक्स? व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस टैक्स इज कि हर टैक्सेस का अपना एक्ट है। मतलब इनकम टैक्स के लिए एक लॉ है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट। एक्साइज के लिए भी एक लॉ है, दैट इज एक्साइज एक्ट। कस्टम के लिए भी एक लॉ है, दैट इज कस्टम्स एक्ट। वैट के लिए एक लॉ है, दैट इज वैट एक्ट। सीएसटी का भी अपना लॉ है, दैट इज सीएसटी एक्ट। लेकिन सर्विस टैक्स का कोई ऐसा अलग से लॉ नहीं है, दैट इज सर्विस टैक्स एक्ट। सर्विस टैक्स एक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिस इज यूनिक अबाउट सर्विस टैक्स कि सर्विस टैक्स का अपना कोई घर ही नहीं है। बाकी सभी टैक्सेस के अपने घर हैं जिनका नाम है इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट एंड सो ऑन। लेकिन सर्विस टैक्स के लिए अपना कोई एक्ट ही नहीं है, सर्विस टैक्स एक्ट होता ही नहीं है। तो सर्विस टैक्स एक्ट को, सर्विस टैक्स को गवर्न कौन करता है? सर्विस टैक्स को गवर्न करने वाला होता है चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था बाय बजट 2004, बजट 1994। सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय बजट 1994। हम लोग को समझना होगा ये फाइनेंस एक्ट क्या चीज होती है, ये बजट क्या चीज होती है। पता है आपको, हर साल एक बजट आता है, और बजट हमेशा किस दिन आता है? बजट आता है लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी। फरवरी की आखिरी तारीख को हर साल एक बजट आता है। लेकिन जिस भी साल इलेक्शन होने वाले होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, सेंट्रल इलेक्शन, और जिस भी साल इलेक्शन होने वाले होते हैं उस साल नई गवर्नमेंट के फॉर्म हो जाने के बाद बजट आता है। और इलेक्शन हमेशा कब होते हैं? इन द लास्ट वीक ऑफ फेब से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होते हैं। हर 5 साल पे एक बार इलेक्शन होता है, और इलेक्शन लास्ट वीक ऑफ फेब से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक होते हैं। और इलेक्शन जब हो जाती है, नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बजट लाया जाता है। लेकिन जिस भी साल इलेक्शन नहीं होते हैं उस साल बजट कब आता है? लास्ट डे ऑफ फेब। जिस साल फरवरी में 28 दिन होते हैं तो 28 फरवरी को बजट आता है। लेकिन जिस भी साल फरवरी में 29 दिन होते हैं तो उस बार बजट 29 फरवरी को आता है। ये बजट एक प्रपोजल होता है इन द पार्लियामेंट। ये बजट सिर्फ एक प्रपोजल होता है, ये कोई कानून नहीं होता। ये सिर्फ एक प्रपोजल होता है इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के सभी लोगों को बस इस प्रपोजल को उस दिन सुनना होता है। और इस प्रपोजल के सुनने के बाद इन सब की प्रक्रिया क्या है? इस दिन के लिए पार्लियामेंट सेशन फिर से एक दिन बैठती है, जिस दिन डिसाइड करती है कि इस बजट को पास कर दिया जाना चाहिए कि नहीं। जिस दिन ये बजट पास हो जाता है उस दिन उसे फाइनेंस एक्ट बोलने लग जाते हैं। बजट ये प्रपोजल होता है, और प्रपोजल किस दिन आता है? ये प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके आती है ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट में बजट को पढ़ के सुनाता है, ठीक है। और पार्लियामेंट में सभी मेंबर्स, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, वो बैठ के उस दिन उसे सिर्फ सुनते हैं।
उस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर सकते, वो कुछ कह नहीं सकते हाँ गलत या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं कहना है, बस सुनना है। आपने देखा भी होगा या सुना तो जरूर होगा कि पार्लियामेंट में कई बार जूते चप्पल चले हैं, ठीक है। पता है ये सब कब की बात है? ये बजट की बात है। ये किसी एक आध बजट में ही ऐसा हुआ था जो आपने सुन रखा है। इस बजट में क्या होता है? बजट में मान लीजिए गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो किसका है? फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा रूलिंग पार्टी का है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी के मेंबर्स बैठे हैं? नहीं, वहां तो अपोजिशन पार्टी भी बैठी हुई है। तो अपोजिशन वाली पार्टी को अगर बात अच्छी नहीं लगती है कि बजट में जो प्रपोजल्स रखे गए हैं वो ठीक नहीं लग रहे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कुछ कह तो सकते नहीं। आपको मालूम है कि बजट तो सिर्फ एक प्रपोजल होता है, हाँ ना हमें ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है ये सब कुछ तो कह नहीं सकते। और सिंस वो लोग कुछ कह नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं? जूते चप्पल चलाने लग जाते हैं, या फिर क्या करते हैं? पार्लियामेंट के बाहर आ जाते हैं और मीडिया वाले में बात करते हैं, देखिए ये सरकार गलत कर रही है, गरीबों के लिए नुकसान होगा, ये वो सारी बातें करते हैं। तो बजट सिर्फ एक प्रपोजल होता है, ठीक है। बजट का प्रपोजल जब एक बार सामने ला दिया जाता है तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको कुछ दिन का समय दिया जाता है कि इस पे सोचिए विचारिए, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के सेशन को फिर बुलाया जाता है और फिर कहा जाता है अब हाँ या ना कहिए। पता है जो बजट होता है वो हमेशा से हमेशा पास हो जाता है और फाइनेंस एक्ट बन ही जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बजट सुनाने वाला कौन होता है? हमेशा बजट सुनाने वाला कौन होता है? रूलिंग पार्टी का। फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है। और पार्लियामेंट में मोर देन 50% कौन बैठा हुआ है? रूलिंग पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। मोर देन 50% रूलिंग पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और यहां पे सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में बजट को पास कराना होता है। मतलब मोर देन 50% वोट अगर इन फेवर आ जाता है तो ऐसे में बजट पास हो जाता है। अब मोर देन 50% वोट मिल भी जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी मेंबर्स किसके हैं? रूलिंग पार्टी के हैं। क्लियर है बात आपको? लेकिन पता है आपको, अगर ये जो बजट आता है हमने बजट 1994 की बात की, इस तरीके से बजट हर साल आ रहा है और हर साल किस दिन आ रहा है? लास्ट डे ऑफ फेब को आ रहा है। जब भी बजट आता है तो वो एप्लीकेबल कब से होता है? अगर हम लेटेस्ट बजट की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट बजट आ रखा है दैट इज बजट 2012। बजट 2013 आ गया क्या? नहीं, बजट 2012 ये फरवरी की लास्ट डेट को आया था बजट 2012। और ये बजट जो 2012 आता है ये एप्लीकेबल किस दिन से होता है? अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये एप्लीकेबल हो जाता है फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, ये अगले दिन से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और डायरेक्ट टैक्सेस में ये एप्लीकेबल होता है फ्रॉम 1 अप्रैल। मतलब बजट जो भी आता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए एप्लीकेबल हो जाता है बस जिस दिन आया उसी के अगले दिन से। तभी तो आप देखते हो बजट में सुनते हो कि टीवी महंगी होगी और अगले दिन से टीवी महंगी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। बजट इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिस्पेक्ट में अगले दिन से ही एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के लिए वो एप्लीकेबल होता है फ्रॉम 1 अप्रैल। यानी जो बजट फरवरी 2012 में आया था वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए एप्लीकेबल कब से हो गया था? फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द बजट, दैट इज फ्रॉम 1 मार्च 2012। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के लिए एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2012 से। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए कौन से बजट की एप्लीकेबिलिटी होती है? आपके एग्जाम के लिए बजट 2012, कैसे हम एग्जाम के लिए एप्लीकेबिलिटी समझते हैं? बजट 2012 दिस इज एप्लीकेबल फॉर मई 2013 एंड नवंबर 2013 एग्जाम। ठीक है, फिर बजट 2013 जो आएगा दैट इज एप्लीकेबल फॉर, ये होगा मई 2014 एंड नवंबर 2014 एग्जाम। ठीक है, ये बात ये इस तरीके से आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग यहां पे जो भी चर्चा कर रहे हैं, जो भी बात करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? बजट 2012 के रिस्पेक्ट में। और वो बजट 2012 अब तक क्या बन चुका है? फाइनेंस एक्ट 2012 भी बन चुका है। पता है ये जो एप्लीकेबिलिटी होती है फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, फ्रॉम 1 अप्रैल, ये सारी जो बात आपको बताई गई है, ये अभी बजट पास हुआ नहीं है तो भी ये एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब अगर बजट 2012 अगले दिन पास थोड़ी ना होगा,
पार्लियामेंट की सेशन के लिए कुछ दिन रोक दिए जाते हैं कि अभी रुकिए, पहले आप लोग सभी लोग विचार कीजिए और फिर इसके बाद हाँ या ना कहिएगा। तो ऐसे में सिंस हमने कुछ दिन के लिए अभी रोक दिया है पार्लियामेंट सेशन को, अभी डिसीजन इस पे लिया नहीं गया है, तो अभी पता है ये सिर्फ एक प्रपोजल था और प्रपोजल ही क्या हो गया है, इंप्लीमेंट तक कर दिया गया है। ये अभी कानून बना ही नहीं है, अगले दिन से तो हमने क्या किया है, इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया है। इवन हो सकता है कि 1 अप्रैल तक पार्लियामेंट सेशन बैठा नहीं है और अभी भी ये बजट एक्ट नहीं बना है, लेकिन फिर भी वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडिया में एक दूसरा लॉ भी चलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट। अब वो ये कहता है कि 75 दिनों तक कोई भी चीज प्रोविजनल बेसिस पे गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। इंडिया में एक दूसरा लॉ चलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट, और वो एक्ट ये कहता है कि 75 दिनों तक किसी भी टैक्सेस को गवर्नमेंट चाहे तो प्रोविजनल बेसिस पे कलेक्ट कर सकती है, लेकिन 75 दिन के बाद 76वें दिन कलेक्ट नहीं कर सकती है। तो पता है जब भी बजट पास होता होगा तो कब पार्लियामेंट सेशन बैठ जाता होगा, विद इन 75 डेज। 75 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट सेशन जरूर बैठ जाता है और ऐसे में बजट को फिर पास करा दिया जाता है, क्योंकि 75 दिन के बाद कोई भी काम प्रोविजनल बेसिस पे गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और तो और प्रोविजनल बेसिस पे गवर्नमेंट ने जितने टैक्सेस कलेक्ट कर रखे हैं वो सब वापस करने पड़ेंगे पब्लिक को। जितना डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ने प्रोविजनल बेसिस पे ले रखा होगा वो सब वापस भी करना पड़ता है। तो हर हाल में, ये तो परमानेंट है कि हर हाल में जब भी बजट पास होता है उसके 75 दिन के अंदर अंदर वो फाइनेंस एक्ट बन चुका होता है, पार्लियामेंट का एक दूसरा सेशन बुलाया जाता है जिसमें उस प्रपोजल को पास कर दिया जाता है। जो भी बजट में प्रपोजल होते हैं वो हमेशा 100% फाइनेंस एक्ट बन जाए ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि मान लीजिए अपोजिशन पार्टी वाले किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे होते हैं, कहते हैं नहीं ये तो ठीक बात नहीं है, ठीक है, और रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर को लगता है कि हाँ वो उनका कहना सही है और उनको लगता है कि इसे हमें चेंजेस की तरह इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए, तो वो बजट को अकॉर्डिंगली चेंज करके फिर उसे फाइनेंस एक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करना ना चाहे तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट तो वो पास होके रहेगा, क्योंकि मोर देन पार्लियामेंट में 50% लोग रूलिंग पार्टी के बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात लगती है कि अपोजिशन पार्टी वाले लोग ठीक कह रहे हैं, हमें बजट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना चाहिए जैसा वो कह रहे हैं, तो वो लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो बजट ही फाइनेंस एक्ट बनता है, लेकिन 100% बजट ही फाइनेंस एक्ट बन रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये बजट हमेशा हमेशा फाइनेंस एक्ट कितने दिनों में बन जाता है, 75 दिन के अंदर अंदर बन जाता है। मान लीजिए 28 फरवरी को बजट पास होता है, तो कब तक फाइनेंस एक्ट लेटेस्ट बन जाता होगा, वो मार्च जोड़ लो, फिर अप्रैल मई के मिड में कहीं, ठीक है, मार्च अप्रैल मई के मिड में कहीं जाके वो निश्चित है कि पार्लियामेंट सेशन फिर से बैठेगा और उसे फाइनेंस एक्ट बना देगा। तो आपको ये बात भी याद रहनी चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे एप्लीकेबल हो जाता है, और वो उस दिन से एप्लीकेबल हो जाता है जिस दिन बजट हमारा एक्ट नहीं बना है। इवन डायरेक्ट टैक्सेस की भी एप्लीकेबिलिटी शुरू हो जाती है, ऑल्दो वो बजट अभी तक एक्ट नहीं बना हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे कि सर्विस टैक्स के लिए, इस कानून के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है, जबकि सभी लॉ के लिए अपना अपना एक्ट बना हुआ है, अपना अपना कानून है। ये अभी तक गवर्न किससे होता है, चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। पता है बजट 1994 में सर्विस टैक्स को पहली बार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री को लगा कि देश में जीडीपी में, देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला कंपोनेंट होता है सर्विसेज, ना कि सेल ऑफ गुड्स। मतलब गवर्नमेंट को यह बात रियलाइज हुई कि एक ट्रेडर जब सेल कर रहा होता है 100 रुपए का प्रोडक्ट, तो उसे 90 रुपए में खरीद रहा होता है, ठीक है, और वो प्रॉफिट कितना बना रहा होता है उस पे, 10 रुपए का। मैन्युफैक्चरर जो एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा है वो किस पे करता है, जितनी के वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है इन सब पे। लेकिन गवर्नमेंट को दिखाई दिया कि आज मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट सेलर ही नहीं है, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि आज सर्विस सेलर भी मार्केट में बहुत अधिक है, और ये सर्विस की वजह से भी देश में बड़ी सारी रेवेन्यू फ्लो होती है। गवर्नमेंट को लगा कि इस रेवेन्यू के फ्लो को हमें अनटैक्स्ड नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे भी ट्रैप कर लेना चाहिए। जिस तरीके से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं मार्केट में, वैसे ही सर्विसेज भी सेल होती है, और हमें सर्विस के सेल को भी ट्रैप करना चाहिए। गवर्नमेंट को लगा कि हमारी एक बड़ी रेवेन्यू इसके टैक्सेस के थ्रू भी फ्लो करेगी, और गवर्नमेंट ने सर्विसेज को भी सर्विस टैक्सेस के दायरे में ले आए इन द नेम ऑफ सर्विस टैक्स।
इसे बजट 1994 में प्रपोज किया गया था और कहा गया था कि दिस विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई 1994। बजट 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उस बजट में यह लिखा गया कि दिस शैल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई 1994। तो सर्विस टैक्स जुलाई 1994 से यहां पे आ चुका था। और उस समय जब सर्विस टैक्स पहली बार लाया गया था तो सिर्फ गिने चुने 3 सर्विसेज पे लाया गया था, गिने चुने 3 सर्विसेज पे लाया गया था। लेकिन आज सर्विस टैक्स कंपोनेंट, आज सर्विस टैक्स पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पता है, ये बजट 2012 ने सर्विस टैक्स में एक सी वे चेंज किया है, एक बहुत बड़ा चेंज, पूरी तरीके से सर्विस टैक्स के कानून को ही बदल डाला है। आज तक सर्विस टैक्स के लिए जो अप्रोच इंडिया में एप्लीकेबल था, दैट वाज सेलेक्टिव अप्रोच। मतलब हमेशा हर बजट में इस लिस्ट को धीरे धीरे बढ़ाते गई गवर्नमेंट ने 1994 का जब बजट सुनाया तो उस समय 3 सर्विसेज को कहा कि ये सर्विस टैक्स के दायरे में आएंगे। इन 3 सर्विसेज को जो भी सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा वो सर्विस टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। हर बजट में इस लिस्ट को धीरे धीरे बढ़ाती गई गवर्नमेंट, और बढ़ाते बढ़ाते 2012 तक ये लिस्ट 117 सर्विसेज की हो चुकी थी, नियरली 117 सर्विसेज की। और बजट 2012 ने कहा कि 1 जुलाई 2012 से अब सारी सर्विसेज टैक्सेबल होंगी। अब वो सिर्फ 117 नहीं, अब गवर्नमेंट ने अप्रोच ही बदल दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अब सर्विसेज की हम कोई लिस्ट नहीं बताने वाले हैं, अब सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल होंगी। सर्विसेज क्या चीज होती है गवर्नमेंट ने अब पहली बार बताया। पता है, आज तक गवर्नमेंट ने सर्विस किसे कहते हैं यही नहीं बताया था, लेकिन पहली बार बजट 2012 में अब गवर्नमेंट ने बताया कि सर्विसेज क्या चीज होती हैं। क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट सर्विसेज के नाम देती थी, लिस्ट देती थी, कहती थी देखो ये अगर सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन बजट 2012 में गवर्नमेंट ने कहा कि 1 जुलाई 2012 से अब हम सर्विस की कोई लिस्ट नहीं बताएंगे, आपको बता देते हैं सर्विस क्या चीज होती है, और कोई भी सर्विस हो उन सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने साथ ही साथ 2 चीजें और बताई। गवर्नमेंट ने बताया निगेटिव लिस्ट, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बताया एग्जेम्पशंस। गवर्नमेंट ने 2 चीजें इस बजट में बताई, एक तो बताया निगेटिव लिस्ट और एक बताया एग्जेम्पशंस। निगेटिव लिस्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने अब यह बताया कि किन किन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक क्या अप्रोच था, 1 जुलाई 2012 के पहले तक क्या अप्रोच था? अभी तक यह अप्रोच था कि गवर्नमेंट आपको सर्विसेज के नाम बताती थी, कहती थी इन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट कह रही है कि सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। सर्विस क्या होती है ये हम आपको डिफाइन करके बता देते हैं, और आपको एक निगेटिव लिस्ट बताते हैं, इन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन का मतलब है कि सर्विस टैक्स तो इस पे लगेगा। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट और बताई एग्जेम्पशन की, इसमें कहा है कि देखिए इन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स अभी फिलहाल नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन का मतलब होता है टैक्सेबल तो है लेकिन आज छूट चल रही है। एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि ये टैक्सेबल तो है लेकिन आज इस पे छूट चल रही है। तो गवर्नमेंट ने एक निगेटिव लिस्ट बताई। निगेटिव लिस्ट का मतलब है कि इन पे तो सर्विस टैक्स लगेगा ही नहीं, ये कानून के दायरे से बाहर है। और एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि फॉर द टाइम बीइंग इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्सेबल तो है लेकिन अभी फिलहाल एग्जेम्प्ट चल रहे हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है बेनिफिट एक्सटेंड करना फॉर सर्टेन सर्विसेज। ये बेनिफिट एक्सटेंड किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि अभी फिलहाल हम इन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स नहीं लेंगे। कुल मिला के इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोग निगेटिव लिस्ट में हैं या फिर एग्जेम्पशन वाली लिस्ट में हैं, इन सभी पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर अंतर क्या है, गवर्नमेंट ने क्यों ये 2 लिस्ट बना रखी है, एक निगेटिव लिस्ट और दूसरा एग्जेम्पशन? पता है, निगेटिव लिस्ट में अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी लिख रखा है तो वो कानून है, वो लॉ है, और लॉ को चेंज अगर करना होता है तो पार्लियामेंट का सेशन बैठाना पड़ता है और पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है कि क्या सब कोई इसको एग्री कर रहा है कि नहीं। लेकिन एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट सिर्फ ऑफिशियल गैजेट देके नोटिफिकेशन को कभी भी विथड्रॉ कर सकती है या फिर अमेंड कर सकती है। मतलब एग्जेम्पशन तो किसके हाथ में होता है, पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी के हाथ में, जब चाहे जब ये कानून बदला जा सकता है। लेकिन निगेटिव लिस्ट ये तो देश का लॉ होता है, और देश के लॉ को कौन अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट का सेशन ही अमेंड कर सकता है।
तो अगर गवर्नमेंट ने जिनको जिनको निगेटिव लिस्ट में डाल रखा है, वो तो अगर निगेटिव लिस्ट से गवर्नमेंट उसे टैक्सेबल बनाना चाहे, मतलब निगेटिव लिस्ट से उसका नाम हटाना चाहती है, तो पता है गवर्नमेंट को कितना इंतजार करना पड़ेगा? पूरे 1 साल का। अब अगले साल जब बजट आएगा तब पार्लियामेंट सेशन बैठाएंगे और हम लोग क्या करेंगे? इसे अमेंड कर लेंगे इस चीज को। लेकिन अगर बीच में भी गवर्नमेंट चाहे तो पार्लियामेंट सेशन बैठा सकती है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये एक मुश्किल काम होगा? ये एक मुश्किल काम होता है कि हम पार्लियामेंट सेशन को बैठा रहे हैं बीच में एक पर्टिकुलर इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, लॉ को बदलने के लिए। अरे हमारे देश का कानून तो हर साल बदल ही रहा है, अब क्या महीने महीने पे भी कानून बदला जाएगा पार्लियामेंट सेशन बैठा बैठा के? नहीं। इसलिए जनरली निगेटिव लिस्ट यानी कि कानून को बदलना एक फिजिबल काम नहीं होता है। लेकिन एग्जेम्पशन तो नोटिफिकेशन के जरिए आती है। और नोटिफाई किसी भी चीज को कैसे किया जाता है? नोटिफाई किया जाता है थ्रू ऑफिशियल गैजेट। और ऑफिशियल गैजेट का मतलब यह होता है कि एक नेशनल न्यूज़पेपर में एक बात को छपवा दीजिए और दूसरा एक लोकल न्यूज़पेपर में। अगर गवर्नमेंट एक न्यूज को एक नेशनल न्यूज़पेपर में डलवा देती है और साथ ही साथ एक लोकल न्यूज़पेपर में सभी जगह के डलवा देती है, तो वो ऑफिशियली गैजेट हो गया, यानी अब ये नोटिफाई हो गया है। और गवर्नमेंट अब इस नोटिफिकेशन को अगर विड्रॉ भी करना चाहती है तो कैसे विड्रॉ करेगी? अगेन एक ऑफिशियल गैजेट डालेगी कि आज से ये नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया है। मतलब अगर कोई भी सर्विसेज के नाम एग्जेम्पशन की लिस्ट में है और गवर्नमेंट आज उसे खत्म करना चाहती है तो कर सकती है कि नहीं? तुरंत खत्म कर लेगी। गवर्नमेंट एक दूसरा नोटिफिकेशन लाएगी कि इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो एग्जेम्पशन का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग छूट चल रही है, और निगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? कि ये लॉ के तहत आता ही नहीं है। तो फिर से सुनिए, अभी तक सर्विस टैक्स लॉ प्रायर टू 1 जुलाई 2012 सेलेक्टिव अप्रोच पे वर्क कर रहा था। सेलेक्टिव अप्रोच का मतलब गवर्नमेंट ने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी थी कि किन किन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन 1 जुलाई 2012 से अब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो गया है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा अपार्ट फ्रॉम निगेटिव लिस्ट और एग्जेम्पशन। तो अपार्ट फ्रॉम निगेटिव लिस्ट और एग्जेम्पशन जो कि फॉर द टाइम बीइंग है, और निगेटिव लिस्ट ये कानून में बनाया गया है, इंसर्ट किया गया है। सर्विस टैक्स को लाया कैसे गया था? सर्विस टैक्स को लाया गया था बाय चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। हम लोग इतनी बात समझ चुके हैं फाइनेंस एक्ट 1994 का क्या मतलब है। दिस वाज बजट 1994, और बजट 1994 में कहा गया कि जुलाई 1994 से सर्विस टैक्स लाया जाएगा, यानी कि सर्विसेज पे भी अब गवर्नमेंट एक टैक्स कलेक्ट करेगी इन द नेम ऑफ सर्विस टैक्स। और वही बजट जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहने लग जाते हैं? फाइनेंस एक्ट। वही फाइनेंस एक्ट बन गया होगा। अब ये चैप्टर 5 क्या चीज है? गवर्नमेंट जब भी बजट को सुनाती है तो उसे डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, और हर पैराग्राफ को एक चैप्टर का नाम देती है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब यह है कि बजट में जितने मुद्दों पे बात की जाती है हर मुद्दे को एक चैप्टर कहा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या बातें करती है? गवर्नमेंट बजट में बात करती है कि हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस में ये चेंज लाएंगे। गवर्नमेंट बात करती है कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये चेंज लाएंगे, एक्साइज में ये बदलाव होगा, कस्टम में ये बदलाव होगा, हम लोग फलाने लग्जरी गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी अब बढ़ा देंगे। ये सारी बातें करती है। गवर्नमेंट सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं करती है, गवर्नमेंट बजट में खर्चों की बात करती है। गवर्नमेंट कहती है इस साल 500 नए स्कूल खुलवाए जाएंगे, 250 नए अस्पताल खुलवाए जाएंगे, ये सारी बातें करती है। गवर्नमेंट जितने भी मुद्दों पे बात करती है हर मुद्दे को एक चैप्टर कहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? जब बजट आता है तो बजट में सबसे पहले लिखती है चैप्टर 1 और एक मुद्दे को डिस्कस कर देती है। जब एक मुद्दा खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट कहती है अब नया चैप्टर का मतलब है एक नया विचार, ये एक नया विचार, फिर एक दूसरा नया विचार। गवर्नमेंट कहती है अब चैप्टर 2, अब दूसरी कुछ नई बातें कहने लग जाती है गवर्नमेंट। फिर उसके बाद चैप्टर 3। तो चैप्टर 5 का कोई विशेष मतलब नहीं है, 4 मुद्दे कहने के बाद सर्विस टैक्स के मुद्दे को उछाला गया था, दिस वाज चैप्टर 5। ठीक है, तो चैप्टर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 से इसे इंट्रोड्यूस किया गया। जब भी कोई रेवेन्यू सोर्स के बारे में गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस करती है तो तुरंत उसके बाद उसका एक कानून बना दिया जाता है। लेकिन सर्विस टैक्स के लिए आज तक कोई अलग से कानून बनाया ही नहीं गया। आज भी जब भी नया बजट आता है तो वो क्या कहता है? कहता है चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 में जो सर्विस टैक्स के बारे में लिखा गया था उसमें ये परिवर्तन किया जाएगा। जबकि पता है बाकी सभी लॉस के रिस्पेक्ट में बजट में क्या लिखा जाता है? अब लिखा जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट में ये चेंज लाया गया,
सर्विस एक्साइज एक्ट में ये चेंज लाया गया, कस्टम्स एक्ट में ये चेंज लाया गया, लेकिन सर्विस टैक्स एक्ट लिख ही नहीं सकते क्योंकि सर्विस टैक्स एक्ट आज तक बना ही नहीं है। तो आज भी बजट में हमें कोई परिवर्तन करना होता है सर्विस टैक्स में, तो क्या लिखती है गवर्नमेंट? लिखती है फाइनेंस एक्ट 1994 में ये परिवर्तन लाया जाएगा। यानी कुल मिला के सर्विस टैक्स के लिए अपना कोई घर नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। सर्विस टैक्स आज भी किससे गवर्न हो रहा है? चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। इसका ख्याल कौन रखता है? इसकी देखभाल करता है एक्साइज डिपार्टमेंट। सर्विस टैक्स को पूरा संभालने का काम लेता है एक्साइज डिपार्टमेंट। आपको सर्विस टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंटल होते हैं वो सभी कहां पे मिलते हैं? एक्साइज डिपार्टमेंट में। आपको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्म कहां से मिलेगा? एक्साइज डिपार्टमेंट में। आपको सर्विस टैक्स की रिटर्न जमा करनी है, कहां जमा होगा? एक्साइज डिपार्टमेंट में। एक्साइज डिपार्टमेंट इसको पूरी तरीके से संभालता है। पता है गवर्नमेंट ने अभी तक सर्विस टैक्स का कोई एक्ट बनाया नहीं और आगे कोई विचार है भी नहीं। गवर्नमेंट का कोई विचार ही नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस टैक्स एक्ट बनाएगी। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सब के रिस्पेक्ट में एक नया कानून बनाना चाहती है। इन सब के रिस्पेक्ट में एक नया कानून बनाना चाहती है जिसे कहते हैं जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट एक टैक्स नया बनाना चाहती है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गवर्नमेंट चाहती है कि चाहे वो गुड्स की सेल हो रही हो चाहे सर्विस की सेल हो रही हो, हम एक ही टैक्स कलेक्ट करेंगे इन द नेम ऑफ जीएसटी। चाहे हम प्रोडक्ट बेचें चाहे सर्विस बेचें, हम एक टैक्स कलेक्ट करेंगे जिसका नाम होगा जीएसटी। और गवर्नमेंट चाहती है हम ये सब डिलीट कर दें, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही टैक्स होगा जिसका नाम होगा जीएसटी। सिंस गवर्नमेंट प्रोसीड कर रही है टुवर्ड्स जीएसटी, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब ये नया वाला कानून बनाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है कि हम लोग क्या करेंगे अब सर्विस टैक्स एक्ट बनाने को, अब तो इसके मरने का समय आ गया, अब इसको जीवित करने का कोई समय वो बनता ही नहीं है। सिंस 1994 से अभी तक लावारिस की तरह घूम रहा था, तो अब इसको नाम देने का क्या मतलब है? सिंस अब तो इसको हमें खत्म करना है और इसकी जगह पे क्या लाना है? जीएसटी लाना है। ठीक है ये बात? चलिए इतना बहुत है हमें इनिशिएट करने के लिए सर्विस टैक्स। Need of service tax. With the increasing role of service sector and its contribution to GDP, with the increasing role of service sector and its contribution to GDP, क्या होता है GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सबको मालूम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ किसी को कुछ मालूम है जीडीपी के बारे में तो वो बताए। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एनी इकोनॉमी, ठीक है। गवर्नमेंट को दिखाई दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज में जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है, हमारे देश के इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है, उसमें सर्विस भी एक बड़ा कंपोनेंट है और जीडीपी में सर्विस का कंपोनेंट क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो गवर्नमेंट को दिखाई दिया कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सर्विस का कंपोनेंट भी क्या हो रहा है? बहुत बढ़ते जा रहा है, इसकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ते जा रही है। गवर्नमेंट को लगा कि ऐसे में द गवर्नमेंट फेल्ट दैट दिस सेक्टर शुड नॉट गो अनटैक्स्ड। गवर्नमेंट गुड्स पे की सेल पे तो टैक्सेस लगा ही रही थी, लेकिन सर्विसेज पे टैक्सेस नहीं लग रहा था और गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था कि जीडीपी में सर्विसेज वाले कंपोनेंट्स भी बहुत अधिक हो रहे हैं, इसे अनटैक्स्ड अब नहीं छोड़ना चाहिए। और दिस ऑफर्स ट्रिमेंडस रेवेन्यू पोटेंशियल टू द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को ट्रिमेंडस रेवेन्यू पोटेंशियल देगा। पता है आज इनकम टैक्स वगैरह के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब हम इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स के कंपैरिजन में अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो गवर्नमेंट की जो कलेक्शन है दैट इज नियरली 10 टाइम्स। इसके कंपैरिजन में इसकी जो कलेक्शन आती है वो 10 गुनी कलेक्शन आती है। गवर्नमेंट को बड़ा रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ रही थी कि दिस वुड ऑफर ट्रिमेंडस रेवेन्यू पोटेंशियल टू द गवर्नमेंट, इससे जबरदस्त रेवेन्यू आएगी और इसीलिए गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। डिफरेंट अप्रोचेस टू सर्विस टैक्स। देयर आर 2 अप्रोचेस टू टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड द सेकंड इज सेलेक्टिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या होता है? इन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल एंड अ नेगेटिव लिस्ट इज स्पेसिफाइड फॉर सर्विसेज व्हिच आर नॉट टैक्सेबल। सर्विस टैक्स के 2 अप्रोचेस होते हैं। सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस करने के, सर्विस टैक्स लगाने के, एक देश में सर्विस टैक्स लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच या तो फिर सिलेक्टिव अप्रोच।
कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब होता है, देश ये कहता है हमारे देश में सभी सर्विसेज टैक्सेबल होंगी, सिर्फ इन सर्विसेज को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो वो सभी सर्विसेज टैक्सेबल होंगी और इन सर्विसेज को छोड़ दिया जाए, जिन्हें छोड़ दिया जाए उसे कहते हैं निगेटिव लिस्ट। सेलेक्टिव अप्रोच, कुछ देश सेलेक्टिव अप्रोच लगाते हैं। इन द सेलेक्टिव अप्रोच ओनली सेलेक्टिव सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स। उसमें लिस्ट बता दी जाती है कि किन किन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। तो पता है इंडिया में 30 जून तक क्या लग रहा था? 30 जून 2012 तक सेलेक्टिव अप्रोच, और 1 जुलाई 2012 से क्या हो गया है? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। अब सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता है और साथ ही साथ एक निगेटिव लिस्ट बता दी गई है जिसपे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। पता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच किस देश में लगाया जाता है? डेवलप्ड नेशंस में। जो देश पूरी तरीके से ग्रो कर चुका होता है उस नेशन में लगाया जाता है, क्योंकि जो देश अभी ग्रो नहीं किया होता है उनके सभी सेक्टर पे सर्विस टैक्स लगाना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस के बर्डन को डालने लग जाती है तो ग्रोथ रुकने लग जाती है। ग्रोथ तब होती है जब गवर्नमेंट टैक्सेस के बर्डन को रिड्यूस्ड रखती है। जैसे ही गवर्नमेंट टैक्सेस के बर्डन को डाल देगी, मान लीजिए हम एक छोटे देश में है, एक छोटी इकोनॉमी में है जहां पे सर्विसेज से बहुत ज्यादा पैसा आता भी नहीं है, गवर्नमेंट उसी पे टैक्स का बर्डन भी डाल रही है, तो बताइए सर्विस प्रोवाइडर क्या ग्रो कर पाएंगे? ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट सेलेक्टिव अप्रोच वहां लगाती है जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं या डेवलपिंग नेशन होते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? कहती है जो सेक्टर मेरा ग्रो कर चुका है उस पर तो लगा देंगे सर्विस टैक्स, और जो सेक्टर अभी ग्रो नहीं किया उसको रोक देते हैं। अभी तो एक लिस्ट बना देते हैं कि देखिए ये हमने लिस्ट बना दी है, जो सेक्टर ग्रो कर चुका है उस पर सर्विस टैक्स लेंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कौन लगाता है? डेवलप्ड नेशन। कहते हैं हमारा तो सब सेक्टर ग्रो कर चुका है, अब हम सब पे सर्विस टैक्स ले सकते हैं, इससे हमारे देश को प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं आएगा। तो अब इंडिया क्या कहना चाहती है? हाँ, आप समझ चुके हो, इंडिया एक डेवलप्ड नेशन है। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए 1 जुलाई 2012 से हम क्या करेंगे? अब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लगाएंगे, हमारे तो सभी सेक्टर ग्रो कर चुके हैं, अब हम सब पे सर्विस टैक्स लगा सकते हैं। कवरेज ऑफ सर्विस टैक्स, सेलेक्टिव अप्रोच में हमने लिखा अप टू 30 जून 2012 एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2012। Selective services are subjected to service tax. All services are made taxable and some are to be exempted. Comprehensive approach में सभी पे सर्विस टैक्स लगता है, लेकिन सम कुछ को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। एग्जेम्प्ट करने का मतलब नॉट लायबल फॉर टैक्स। और ये एग्जेम्पशन कैसे दी गई है? इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव लिस्ट एज वेल एज एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। ये छूट कैसे दी गई है? नॉट लायबल फॉर टैक्स कैसे बनाया गया है? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में एक निगेटिव लिस्ट को देके और एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दोनों ही लाके। सेलेक्टिव अप्रोच में जो लिस्ट बताई जाती है कि किन पे सर्विस टैक्स लगेगा, उस लिस्ट को कहा जाता है पॉजिटिव लिस्ट। लेकिन जब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होता है तो उसमें सर्विसेज की निगेटिव लिस्ट होती है कि इन पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। टिल 30/6/2012 नियरली 117 सेलेक्टेड सर्विसेज वर टैक्सेबल, लेकिन अब तो वो लिस्ट डिलीट कर दी गई है और उसकी जगह पे निगेटिव लिस्ट ला दी गई है, और निगेटिव लिस्ट में उन लिस्ट सर्विसेज का नाम दिया गया है जिसपे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। We have to study comprehensive approach. हमें सेलेक्टिव अप्रोच नहीं करना है, वी हैव टू स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर आवर एग्जामिनेशन। और आज क्या चीज एप्लीकेबल है? मार्केट में भी आज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चल रहा है, सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लग रहा है, तो आपके लिए एप्लीकेबल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। दिस इज प्रैक्टिकली बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द मार्केट एज वेल एज दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स। फॉलोइंग